नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी खोई हुई दुनिया के सफर पर निकलते हैं जो हजारों साल पहले इसी जमीन पर मौजूद थी। ये दुनिया है सिंधु घाटी सभ्यता की, दुनिया की पहली महान शहरी संस्कृतियों में से एक। और हाँ, एक ऐसी दुनिया जो आज भी गहरे रहस्यों में डूबी हुई है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय में सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड थी, जिसने इतने शानदार शहर बसाए कि हम आज भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर वो इतिहास के पन्नों से जैसे मिट ही गई। यही तो है सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य, और आज हम इसी की परतें खोलने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, और ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है। ये सभ्यता लगभग 2000 साल तक चली। शुरुआती दौर में इसकी नींव पड़ी, फिर आया इसका सुनहरा दौर जब ये अपने चरम पर थी, और फिर एक लंबा और रहस्यमयी पतन का दौर शुरू हुआ, जिसके कारणों पर हम आगे बात जरूर करेंगे। और जब हम कहते हैं कि ये बड़ी थी, तो इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा बड़ी। ये कोई कुछ शहरों का छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, ये एक विशाल साम्राज्य था जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। इसका पैमाना वाकई हैरान करने वाला है, खासकर तब जब हम सोचते हैं कि ये कांस्य युग की बात है, यानी ये मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी। तो सवाल ये है कि आखिर इस सभ्यता में ऐसा क्या खास था? शुरुआत करते हैं इनकी कमाल की अर्बन प्लानिंग से। ये लोग सिर्फ शहर नहीं बना रहे थे, ये भविष्य के लिए इंजीनियरिंग कर रहे थे। इनके जो बड़े शहर थे, जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा, वो एक बहुत ही सोची समझी योजना के तहत बने थे। शहर के 2 हिस्से होते थे, एक ऊंचा किले जैसा इलाका जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते थे, शायद यहाँ प्रशासनिक इमारतें या अन्न के भंडार होते थे, और फिर था निचला शहर जहाँ आम लोग रहते थे। ये उनके समाज के व्यवस्थित होने का एक साफ सबूत है। और अब जो बात सामने आती है, वो तो सच में दिमाग घुमा देती है कि ये शहर कितने मॉडर्न थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, एकदम ग्रिड की तरह। लगभग हर घर का अपना बाथरूम और कुआं था, और सबसे कमाल की चीज थी इनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था। उस जमाने के हिसाब से ये किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं थी, जो शहरों को साफ सुथरा रखती थी। और ये छोटा सा कंपैरिजन दिखाता है कि ये लोग कितने आगे थे। एक तरफ मिस्र और मेसोपोटामिया में कच्ची, धूप में सुखाई ईंटों का इस्तेमाल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिंधु घाटी के लोग ईंटों को भट्टियों में पकाते थे। इससे वो बेहद मजबूत और वाटर रेजिस्टेंट बन जाती थीं। और कमाल की बात तो ये है कि सारी ईंटें एक स्टैंडर्ड साइज की होती थीं, 4:2:1 के अनुपात में। ये एक ऐसा अनुपात है जिसे आज भी इंजीनियरिंग में बेस्ट माना जाता है। और अगर इंजीनियरिंग की कमाल की बात हो ही रही है, तो जरा मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ को देखिए। ये एक बहुत बड़ा वाटरटाइट स्विमिंग पूल जैसा है। ये दिखाता है कि उन्हें वाटरप्रूफिंग की कितनी जबरदस्त समझ थी। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या सामुदायिक स्नान के लिए होता होगा। लेकिन शहर सिर्फ ईंटों और नालियों से तो नहीं बनते, है ना? उनमें रहने वाले लोगों से बनते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, उनकी संस्कृति, उनका व्यापार और उनकी कला कैसी थी। ये बात बड़ी मजेदार है। हमें आज तक इनका एक भी सिक्का नहीं मिला। ऐसा लगता है कि उनका पूरा व्यापार बार्टर सिस्टम, यानी चीजों के लेन देन पर चलता था। जरा सोचकर देखिए, बिना पैसों के इतना बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क चलाना, ये सब भरोसे और स्टैंडर्डाइजेशन पर टिका था, जिसके लिए उनके पास 16 के आधार पर बने एकदम सटीक वजन और माप थे। और इनकी कला वो भी कुछ कम नहीं थी। मोहनजोदाड़ो से मिली ये छोटी सी कांसे की मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल कहते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसको बनाने में जो मेटलर्जी और कलाकारी लगी है, और जो कॉन्फिडेंस इसके पोज में झलकता है, वो अपने समय से कहीं आगे था। सिंधु घाटी की एक और पहचान है उनकी हजारों मोहरें, यानी सील्स। ये छोटे तराशे हुए पत्थर थे, जिनका इस्तेमाल शायद व्यापार के सामान पर ठप्पा लगाने या एक तरह के पहचान पत्र के तौर पर होता था। इन पर अक्सर जानवरों के चित्र और एक रहस्यमयी लिखावट होती थी, एक ऐसी लिखावट जो आज भी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली है। और यहीं से कहानी असली रहस्यों की दुनिया में जाती है। इतनी एडवांस सभ्यता होने के बाद भी बहुत कुछ है जो हम आज भी इनके बारे में नहीं जानते।
इनका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो है इनकी लिखावट, इनकी स्क्रिप्ट। हम ये तो जानते हैं कि वो लिखते थे, पर हम ये नहीं जानते कि वो क्या लिखते थे। उनकी लिपि, जो शायद बुस्ट्रोफेडन स्टाइल में लिखी जाती थी, यानी एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली बाएं से दाएं, उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, अगर हम इसे पढ़ पाते, हमें उनके नाम, उनके राजाओं के नाम, उनकी कहानियां, सब कुछ पता चल जाता। ये तो इतिहास के एक पूरे खोए हुए चैप्टर को दोबारा लिखने जैसा होता। अच्छा, एक और बड़ा सवाल, इन पर राज कौन करता था? देखिए, मिस्र में फेरो थे, मेसोपोटामिया में राजा थे, उनके बड़े बड़े महल और मकबरे हैं, लेकिन सिंधु घाटी में हमें राजाओं, महलों या शाही कब्रों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई एक सर्वशक्तिमान राजा नहीं था, और यही बात उन्हें अपने समय की बाकी सभी सभ्यताओं से बिल्कुल अलग बनाती है। और उनका धर्म, वो भी एक पहेली है। सबूत मिलते हैं कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़, मातृ देवी जैसी मूर्तियों की भी पूजा होती थी। लेकिन मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले हैं। शायद जैसे हर घर में अपना बाथरूम था, वैसे ही हर घर में पूजा की एक छोटी सी जगह होती होगी। उनका धर्म शायद ज्यादा व्यक्तिगत और घरेलू किस्म का था। और ये सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। एक सभ्यता जो इतनी एडवांस्ड थी, इतनी बड़ी थी और इतनी कामयाब थी, आखिर वो गायब कैसे हो गई? तो हुआ क्या आखिर? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। कई थ्योरीज हैं। एक पुरानी थ्योरी आर्य आक्रमण की थी, लेकिन उसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिले। आज ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे कई वजहें थीं, जिनमें सबसे बड़ी थी क्लाइमेट चेंज। जरा सोचिए, जिस नदी पर पूरा शहर और खेतीबाड़ी टिकी हो, अगर वो सूख जाए या मॉनसून का पैटर्न बदल जाए तो क्या होगा? पूरी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। ये शायद एक धीमी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली, न कि कोई एक रात में हुई तबाही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिलचस्प बात यह है कि सभ्यता के शहर भले ही वीरान हो गए, पर उसके लोग और उनके विचार वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए। उनकी कई परंपराएं, जैसे कुछ धार्मिक मान्यताएं, मिट्टी के बर्तन बनाने का स्टाइल और वजन और माप की प्रणाली, ये सब बाद के भारतीय संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में जिंदा रहीं। वो मिटे नहीं, वो बस बदल गए और बाकी संस्कृतियों में घुल मिल गए। तो आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि सबसे महान शहर भी वक्त के साथ धूल में मिल सकते हैं, लेकिन विचार और परंपराएं जिंदा रहती हैं। और शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि वो कैसे गायब हुए, बल्कि ये है कि इस भूले हुए साम्राज्य के और ना जाने कितने राज आज भी इसी धूल के नीचे हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।